बात लगी मुझे, आज जो छत्तीसगढ़ से ताल ठोकी गृह मंत्री ने, 2023 में जो जीतेगा वो 2024 जीतेगा। इंपेरिकल एविडेंस अतीत हमें ऐसा नहीं देता है, पर यह चुनावी ताल दरअसल ठोक दी है अमित शाह ने। देखिए संदीप, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में होती है और हमेशा चुनाव लड़ने के बारे में ही सोचती है। एक चुनाव के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे। लेकिन अमित शाह का जो ये बयान है, दरअसल अमित शाह की और सरकार की अपनी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। कमजोरी की तरफ इशारा इसलिए करता है कि अगर अमित शाह ये कहते कि हम एक साल के अंतर्गत देश के बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे लाखों करोड़ों की संख्या में, हम देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतरीन कर देंगे, हम देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसके बारे में शुरू में उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, उसको बहुत बेहतर कर देंगे, तो मैं मानता कि दरअसल वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आप वोट ना मांग के अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने कितने मंदिर बनवाए, कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो इसको आप किस नजर से देखेंगे? क्योंकि आज की तारीख में जो अर्थव्यवस्था की हालत है, अगर उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के इनपुट को निकाल दिया जाए और सर्विस सेक्टर के इनपुट को निकाल दिया जाए, तो आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत कितनी खराब है। 2014, 2015, 2016 में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। कहा है मेक इन इंडिया, उसका रिजल्ट क्या है? क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है? क्या जो उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप इंडिया की हालत क्या है? आप डीमोनेटाइजेशन के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? जीएसटी में जरूर जो कलेक्शन है वो बढ़ा है, लेकिन जिस रफ्तार से चीजों के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ेगा उसमें। तो दरअसल जब आप दूसरे तीसरे चुनाव में जब जा रहे हैं 2024 में, तब आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना चाहिए कि 2022 में नहीं, पर बीजेपी अपनी चुनावी जीत को ही उपलब्धि बताती है ना। वो कहती है कि ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, कोरोना काल भी था, संकट संक्रमण काल आया, स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग जो आपने जिक्र किया 25% तक का, उसका पुट आना था, पर लोग भरोसा दे अभी भी हम पर ही कर रहे हैं। और वो जन कल्याणकारी नीतियां, जो वेलफेयरिज्म है, जो ये मोदिज्म हो गया है, मोदित्व कह दीजिए, उसकी बिना पर चुनावी जीत को वो बड़ी उपलब्धि मानते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी 1952 से लेकर 1977 तक लगातार चुनाव जीती केंद्र के अंदर। तो क्या देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई? क्या देश बहुत प्रॉस्परस हो गया? क्या हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच गए थे क्या? तो चुनाव जीतने के आधार पर कोई ये कहे कि हमने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उस थियरी को मानता नहीं हूं। इस देश के अंदर जिस सरकार ने सबसे बेहतर तरीके से काम किया था, वो सरकार 1996 में आके हार जाती है। जिस सरकार ने पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म किया, जिस सरकार ने कश्मीर के अंदर जबरदस्त तरीके से आतंकवाद वहां चुनाव कराया, जिस सरकार ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक नई धारा शुरू की, मनमोहन नरसिम्हा राव की सरकार, वो सरकार बुरी तरीके से 2019 पर उस सरकार के दौरान ही बाबरी मस्जिद ढाई गई और उसकी गूंज आज भी राजनीति में 30 साल बाद सुनाई दे रही है। वो एक हिस्सा है जिस पर इतिहास अपना वर्डिक्ट देगा। लेकिन 1993 में आप याद रखिएगा इस बात को कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक और राज्य था, मैं भूल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। राजस्थान में बमुश्किलन सरकार उनकी बनी थी। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद गिरा देने से भारतीय जनता पार्टी जीत गई? तो जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस सरकार ने यह कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, क्यों नहीं उस वायदे के आधार पे आज वोट मांगा जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं आज मैंने पहली बार सुना। ये तो बीजेपी का अख्तियार है। बीजेपी राम को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। आपको लगता है राम का मुद्दा पॉलिटिकल रिटर्न्स अभी भी देने लायक है या देगा? वो तारीख इसीलिए 1 जनवरी 2024 ऐसे ही ये तारीख नहीं तय की जा रही। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा भी कि भाई आप गृह मंत्री हैं, मुख्य पुजारी थोड़ा हैं जो तारीख का ऐलान कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं इस बात को। संदीप, एक चीज का जिक्र मैं करना भूल गया कि जिस महामारी में वेलफेयरिज्म की बात की गई, 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की, 1 साल और उसको आगे बढ़ा दिया गया है।
इसका मतलब यह कि देश नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए 80 करोड़ लोग जो हैं आज गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नहीं, उसमें थोड़ा सा एक नुआंस है आशु, और ये दर्शकों को बताना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खत्म कर दी गई है, जिसमें सीधे मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में मोटा अनाज मिलता था परिवारों को, अब वो बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। एनएफएसए तो था ना, वो तो सालों से राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट। आपको क्यों मुफ्त में देने की जरूरत पड़ रही? मैं यही भाई आप देखिए कि 2014 के पहले, मैं ये नहीं कहता, मैं मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन 2004 जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, 2004 से लेकर 2014 तक आपकी अर्थव्यवस्था 8% में ग्रो की। और इसमें यह मत भूलिएगा कि 2008 में देश भयानक ग्लोबल मंदी के दौर से गुजरा था। तो जब भयानक मंदी के दौर से गुजरने के बाद भी आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ी थी, हमारी आपकी आय बढ़ी थी, लोगों की सैलरीज बढ़ी थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, और बहुत सारी चीजें हुई थी। तो मेरा कहना बहुत सिंपल ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कोलोसल इलेक्शन मशीन में तब्दील हो गई है। नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मेटिक नेता है, तो 2024 या 2023 के चुनाव में उनको 80 करोड़ लोगों को भोजन दिलाने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा? लोगों को अपने पैर पे खड़े होना चाहिए था, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, और इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो कम होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा? तो आप जो कह रहे हैं उसी को मैं पलट कर पूछूं आशु, तो 2 मुख्य मुद्दे, मैंने दूसरा सवाल भी वही रखा। राम और रोटी पर आ गई है 2024 की लड़ाई। राम मंदिर, रोटी का मतलब उद्योग, धन, रोजगार, जो दत्तात्रेय होसबोले ने ये साफ भी किया। राम और रोटी की लड़ाई होने वाली है, ये 2 मुख्य मुद्दे होंगे। जो दत्तात्रेय होसबोले ने पहली बार नहीं बोला है, दूसरी या तीसरी बार उन्होंने बोला है, जो इस बात को दर्शाता है कि संघ परिवार के अंदर भी यह चिंता है कि सिर्फ राम के नाम पर आपको वोट नहीं मिलने वाला, आपको रोटी की एक समस्या है, उस रोटी की समस्या की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर बेरोजगारी इसी तरीके से बढ़ती रही तो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इसी तरीके से निकल जाए, लेकिन बेरोजगारी दुनिया के इतिहास में जब जब बढ़ी है, इन्फ्लेशन जब जब बढ़ा है, तब तब दुनिया के अंदर जो है सामाजिक जो है अस्थिरता बढ़ी है। चाहे 1979 का ईरान का रिवॉल्यूशन ले लें, चाहे 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसको ले लें, चाहे 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता होगा उसको ले लें, तो जब जब दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, तब तक वो फाइनली सोशल स्ट्राइफ की तरफ लीड किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता 2024 में हारेंगे जीतेंगे, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं करता हूं, लेकिन अगर जल्दी से जल्द अगर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लोगों का नहीं हुआ, बेरोजगारी अगर कम नहीं हुई, महंगाई अगर कम नहीं हुई, तो राम का सवाल पीछे रह जाएगा।